आप इस डेंगू वायरल इन्फेक्शन से बिल्कुल बच सकते हैं। तो इसका जो ब्रीडिंग सीज़न होता है वो साफ़ पानी में होता है। जब फ़ीवर है और आप सोच रहे हैं कि उसमें हिजामा करवा लें तो ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं, जो सिर्फ़ एक बीमारी नहीं बल्कि एक आउटब्रेक बन चुका है। जैसा कि आपने नाम सुना ही होगा डेंगू। तो डेंगू आजकल हर एक घर में एक मरीज़ को हुआ है। फिर आप कहीं से पूछें तो मतलब डेंगू का आउटब्रेक इतना ज़्यादा फैल चुका है, तो ऐसा क्यों है? आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों है, इससे कैसे बचा जा सकता है और ये असल में होता क्या है? ठीक है? तो डेंगू एक वायरल बॉर्न मॉस्किटो इन्फेक्शन है, जो होता मच्छर के काटने से ही है और इसकी एक स्पेसिफिक स्पीशी है एडिस स्पीशी। फीमेल मॉस्किटो के काटने से ये होता है। बात ये है कि ये मॉस्किटो ब्रीड कैसे करता है? तो इसका जो ब्रीडिंग सीज़न होता है वो साफ़ पानी में होता है। जैसे कि आपने देखा होगा अमूमन तौर पे बारिशों में या बारिशें होने के बहुत ज़्यादा बाद जो पानी जमा हो जाता है, स्टैग्नेंट वाटर जिसे कहते हैं, खड़ा हुआ पानी, या हमारे गमलों में पानी होता है या एसी ट्रेज़ में या कोई भी ऐसी जगह पे, छोटी-छोटी गलियों में भी आजकल गंदगी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो पानी जमा हो जाता है, उसमें ये मॉस्किटो ब्रीड करता है और उसके काटने के बाद ये स्प्रेड होना स्टार्ट होता है। अब बात ये है कि इसकी ट्रांसमिशन सिर्फ़ क्या मॉस्किटो से ही होती है? जो बिल्कुल ऐसा नहीं है, इसमें 4 तरह की ट्रांसमिशन हो सकती है। सबसे पहली ट्रांसमिशन ये है कि मॉस्किटो टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, जिसमें मॉस्किटो इन्फेक्टेड है, उसने आके इंसान को काटा, मच्छर ने, और वो वायरस स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया। दूसरी इसकी टाइप ये है कि ह्यूमन टू मॉस्किटो ट्रांसमिशन। एक ह्यूमन पहले से इन्फेक्टेड है, ठीक है? और आम मच्छर ने आके उसको काटा तो वायरस उसमें जाके ट्रांसमिट हो जाता है। तीसरी ये है कि प्रेग्नेंट मदर टू बेबी ट्रांसमिशन। ऐसी मदर्स जो प्रेग्नेंट हो, उनको ये वायरस हो तो बेबी में ट्रांसमिट होने के 100% चांसेस होते हैं। और चौथी ट्रांसमिशन जो बहुत रेयर ट्रांसमिशन कहलाती है, वो है ब्लड ट्रांसमिशन। अगर हम कोई ऑर्गन डोनेट करने जा रहे हैं या ब्लड डोनेट करते हैं उसमें, या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है उसमें, ये चांसेस होते हैं कि अगर ब्लड के अंदर ये वायरस मौजूद है तो पेशेंट तक पहुंचने के बिल्कुल चांसेस हैं। हमें अलर्ट कब होना है? सबसे पहली बात ये है कि ये तो भाई सुन लिया डेंगू होता है, ये होता है। अब हमें करना क्या है और हमें अलर्टनेस कब दिखानी है और कौन सी ऐसी अलामत हैं जिन पे हमें अलर्ट होना चाहिए? सबसे पहली जो अलामत है वो ये है कि हाई ग्रेड फीवर, बहुत ज़्यादा अचानक से तेज़ बुखार का चढ़ना, जिसमें फ़ीवर इतना ज़्यादा राइज़ हो जाता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है। और ये आजकल बहुत नॉर्मल सी बात बन गई कि आपने सुना होगा कि भई अमूमन बुखार हो रहा है, वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, बुखार चढ़ रहा है। ठीक है? तो हमें बुखार पे अलर्टनेस दिखानी है कि भई अचानक से बुखार क्यों चढ़ा है। दूसरी सबसे कॉमन चीज़ ये है कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम पे जाके जब अटैक होता है वो इतनी वीक हो जाती है और आप इवन चलने-फिरने से भी मुतासिर हो जाते हैं। तो आपको बॉडी में वीकनेस फ़ील हो, तब आपने अलर्टनेस दिखानी है। तीसरी चीज़ ये है कि उल्टी, बहुत से केसेज़ में ऐसा होता है कि उल्टी आना या उल्टी जैसी फ़ीलिंग आ रही होती है, तो हमें तब अलर्ट होना है, ठीक है? तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी अलामतें हैं, या आप खा-पी नहीं पा रहे हो, और बहुत रेयर केसेज़ में ऐसा होता है जो बहुत क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं, या अगर मैं कहूँ कि उसमें तो फ़ौरन अलर्टनेस में हमें हॉस्पिटल तक पहुँचना पड़ जाता है। वो ये कि आपके ब्लीडिंग गम्स हो रहे हों, मतलब आपके दाँतों से खून निकल रहा हो, ठीक है? आप चलने-फिरने से बिल्कुल ही मुतासिर हो गए हों। इतनी ज़्यादा थकावट की हालत होती है कि इवन आप चल के उठ भी नहीं पाते हैं और बैठ भी नहीं पाते हैं, ठीक है? या आप खाना-पीना आपका बिल्कुल बंद हो जाता है, आपके पेट में दर्द होना, आपकी आँखों के पीछे दर्द होना, सर दर्द स्पेशली बहुत ज़्यादा। अब आजकल आप ये नोट करें तो बुखार के साथ जो है वो सर दर्द कॉमन होता जा रहा है। या तो सर दर्द होगा या बुखार है, लेकिन आजकल दोनों चीज़ें साथ में भी हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों से बचाव हमें कैसे करना है? और कब हमें पता लगेगा कि भई ये डेंगू तो नहीं है कहीं? तो जब आपको पता चले कि भई आपको फ़ीवर हो रहा है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप सबके पास घर में थर्मामीटर होता है, चेक किया भई थर्मामीटर से, अब हॉस्पिटल जाने तक या डॉक्टर के जाने तक आपके पास टाइम है, तो आपने घर में इसको कैसे कवर अप करना है? इस पे बात करते हैं पहले। आपको जब पता चले कि बुखार हो गया, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि ठंडे पानी की पट्टियाँ पेशेंट के ऊपर रखनी है। उससे बुखार उतारने की कोशिश करनी है, बुखार सर पे नहीं चढ़ने देना है। ठीक है? अगर सर पे बुखार चढ़ जाता है तो उसके और भी रीज़न्स हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। ब सबसे पहले आपने बुखार को कम करना है। कोई भी ऐसी मेडिसिन उसको नहीं देनी, जैसे हमने सुना होगा कि आइबुप्रोफेन या ब्रूफेन या एसिटामिनोफेन, बहुत सारी ऐसी एस्पिरिन हम ले रहे होते हैं, तो ये हमें असल में रूट कॉज़ को ख़त्म करना है।
ठीक है? अगर हम पहले से ये मेडिसिन्स खा लेंगे, वक़्ती तौर पे तो वो काम करेगी, लेकिन कुछ टाइम बाद वो अपना असर छोड़ देगी और हमारा जो रूट कॉज़ है, वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हमें नॉर्मल घर में सर पे पट्टियाँ रखनी है, इसके बाद अपना हाइड्रेशन लेवल बहुत अच्छा रखना है। आप हाइड्रेट होंगे, आपकी बॉडी हाइड्रेट होगी, तो वो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो पाएगा, ठीक है? तो हाइड्रेशन में सबसे पहले आप ओआरएस का पानी ले सकते हैं, ठीक है? कोकोनट वाटर ले सकते हैं, आम पानी भी हम पी सकते हैं। 3 लीटर तक पानी कम से कम जो नॉर्मल है वो 3 लीटर है और सर्दियों में इसकी तादाद 3.5 से 4 लीटर हो जाती है, ठीक है? तो इसको आपने मेंटेन करना है। अब बहुत से लोगों के घर में ये सवाल आएगा कि भई हमारे पास ओआरएस का सैशे जो मिलता है वो नहीं है, तो हम घर में खुद कैसे ओआरएस प्रिपेयर करें? सब कुछ ईज़ी है, सब कुछ आपके घर में होता है, आपने सिर्फ़ एक्शन लेना है उस पे, ठीक है? आपके पास नहीं है, आपने 1 लीटर पानी में जो है वो 6 टीस्पून चीनी घोली है, उसके बाद आपने क्या करना है आधा टीस्पून नमक डाल के वो घोल के अच्छी तरीके से मिला के वो पेशेंट को पिलाएँगे। इससे ये होगा कि आपकी हाइड्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। डेंगू का जो असल इलाज है वो ये है कि हाइड्रेशन प्लस इम्यून बूस्टर। तो आपकी अगर ये दोनों चीज़ें सही चल रही हैं तो आपकी बॉडी में से ये इन्फेक्शन जल्दी से जल्दी इरेडिकेट हो जाएगा। होता असल में ये है कि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि डेंगू मच्छर के काटने के बाद 3 से 4 दिन बाद अलामतें ज़ाहिर होना शुरू होती हैं, उस पे हमें एक्शन करना होता है। अब इसके डायग्नोसिस के बहुत सारे तरीके हैं। असल में होता ये है कि एक मिथ भी बन चुकी है कि ये सिर्फ़ प्लेटलेट्स पे ही असर कर रहा है। ऐसा नहीं होता, हमारे बॉडी में और भी सेल्स के अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं। उसमें से प्लेटलेट्स पे सबसे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट आता है और दूसरी चीज़ जो है वो डब्ल्यूबीसीज़ पे भी साथ में इफ़ेक्ट आ रहा होता है। ऐसा है कि भई हम समझते हैं कि सिर्फ़ हम प्लेटलेट्स को इंक्रीज़ करना है, ऐसा नहीं है। हमें पूरी अपनी सेल के ऑर्गेनिज़म्स में इम्यूनिटी लानी है ताकि वो फाइट कर सकें ऑर्गेनिज़म्स। तो इसकी डायग्नोसिस के बहुत सारे तरीके सीबीसी में मतलब हम करवाते हैं तो उसमें प्लेटलेट्स का काउंट और चीज़ें देखी जा रही होती हैं। इवन डेंगू के अपने ही टेस्ट होते हैं, एनएस1 एंटीजन या आईजीएम एंटीबॉडीज़ हम करवा रहे होते हैं, तो डायग्नोसिस तो हो जाती है। बाज़ केसेज़ में ऐसा भी होता है कि डायग्नोसिस करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। तो आपको जो ये तरीके बताए हैं, इस पे आपने अमल करना है। सबसे पहले बुखार नहीं चढ़ने देना है, अपनी हाइड्रेशन को बेहतर रखना है। इसके अलावा आपने ये बहुत सुना होगा कि भाई डेंगू में पपीते के पत्तों का अर्क पिलाया जा रहा होता है या बहुत सारी ऐसी अब तो लिक्विड फॉर्म में सिरप्स भी आ गए हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के, तो वो बिल्कुल दिया जा सकता है। ये आपके प्लेटलेट्स को बढ़ाता है और थोड़ी-सी इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर रहा होता है। आपके पास अगर वो सिरप्स अवेलेबल नहीं है, आप पपीते के पत्ते मँगवाइए और उसको धोके अच्छी तरीके से, उसमें थोड़ा-सा मामूली-सा पानी, क्योंकि वो पीसना उसको बहुत मुश्किल होता है। मामूली सा पानी डाल के आपने उसको पीस के उसका अर्क निकालना है, वो आपने पेशेंट को पिलाना है, ठीक है? उसमें आपने करना ये है कि अगर आप इतना सा अर्क दे रहे हैं तो उसमें 1 नींबू पूरा निचोड़ा हुआ होना चाहिए। अब मैं इसका रीज़न बताती हूँ कि नींबू ही क्यों? तो उसमें 1 नींबू निचोड़ें, साथ में आप सेब का जूस पेशेंट को पिलाएँ, वो भी बहुत ताकतवर होता है, वो आपके आयरन को भी बनाएगा और कंपोनेंट्स होते हैं उस पे भी काम करेगा, ठीक है? इसके अलावा जो फ्रूट्स में आप चीज़ें दे सकते हैं वो है ऑरेंज और मिट्ठे। आपने देखा होगा कीनू की तरह ही ग्रीन ग्रीन से एक फल होता है, उसको मिट्ठे बोलते हैं, वो आप दीजिए। अब ये जो चीज़ें मैं ये सिट्रस फ्रूट्स मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं हमारी बॉडी में जाके और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे होते हैं। तो आपके पास कुछ भी नहीं है, कम से कम ये चीज़ें आप अरेंज करके इस पे अमल कर सकते हैं और पेशेंट को खिला-पिला सकते हैं। इसके साथ आपने डाइट में ये फ़ोकस करना है कि हल्की ग़िज़ाएँ लें, ठीक है? जैसे पतला शोरबा बना लिया, रोटी चूर के उसमें खा ली, फुल्का रोटी जो होती है, मोटी रोटी भी नहीं, बाहर की भी नहीं, वो कोशिश करें कि घर में फुल्का रोटी का इस्तेमाल करें। उसमें चूर के खा ली, यखनी पी ली, ठीक है? अपनी डाइट को अच्छा जितना रखेंगे, आपकी इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और रिकवर होने में आसानी होगी। अब सोचने वाली बात है कि हम अपनी वीडियोज़ में बता रहे होते हैं कि हल्की ग़िज़ा लें, पतला शोरबा लें, तो इसकी वजह क्या है? पतले शोरबे का बेसिकली मकसद ये है कि आपकी बॉडी में जाएगा, जल्दी डाइजेस्ट होगा और वो पूरी बॉडी में उसकी एनर्जी प्रोवाइड होगी। अगर आप कोई हैवी मील लेंगे, बाहर के खाने भी खा रहे होंगे, तो वो जाके डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है? उसको डाइजेशन में टाइम लगेगा। जो हमारी नॉर्मल जो हम ग़िज़ा लेते हैं, उसमें पतली शोरबे वाली ग़िज़ा में डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कम हो जाता है और वो उसमें जल्दी-जल्दी एनर्जी प्रोवाइड हो रही होती है बॉडी में। तो अपनी डाइट पे फ़ोकस रखना है, हाइड्रेशन को नॉर्मल रखना है, इसके अलावा भी मेडिसिन्स आती हैं। सबसे पहले कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि रूट कॉज़ पे हमने काम करना है, ठीक है? कोई भी ऐसी मेडिसिन आपने नहीं लेनी है जो आपकी बॉडी में सिर्फ़ वक़्ती तौर पे जाके काम करे। सिर्फ़ एक मेडिसिन की जो इजाज़त है वो डॉक्टर्स भी कहते हैं वो है पैराडॉल।
पैराडॉल आपको बुखार है, आप 3 टाइम ले सकते हैं दिन में या 2 टाइम ले सकते हैं, लेकिन वो भी आप डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बाद लें तो बेहतर है। आजकल ये कि खुद से भई ओरल मेडिकेशंस का बहुत चल गया कि भई आपको सर दर्द है, आपने ये दवाई ले ली, खट, खट, खट गूगल करते हैं, सारी चीज़ें फ़ौरन आ जाती हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो वक़्ती तौर पे सिम्पटम्स ट्रीट होंगे, उसका कॉज़ नहीं ट्रीट होगा और या कॉज़ फाइंड आउट हो ही नहीं पाएगा। तो अपनी सेहत से प्यार करें, आप अपने आप से प्यार करेंगे तो आप सही अच्छी ज़िंदगी गुज़ार पाएँगे। तो अब हम बात करते हैं कुछ रेमेडीज़ की, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है इस बीमारी से लड़ने में, ठीक है? सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि पपैये के अर्क पीना है आपने, उसमें लेमन मिला सकते हैं और ऐसे ही हमारे कुछ और भी हर्ब्स हैं, जैसे गिलू आपने सुना होगा या खाकसी, अगर हम इन दोनों को कॉम्बिनेशन में मिला के लें, तो इससे वायरल फ़ीवर जो होता है, वायरल बेसिकली फ़ीवर पे काम कर रहा होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक भी होता है, तो ये हम पी सकते हैं, ठीक है? अनार का जूस बहुत बेहतरीन है। इसमें चीज़ें बताने का मकसद ये है कि इनमें ऐसी इफ़ादियतें हैं, नेचुरली तौर पे अल्लाह ताला ने हर चीज़ में एक इफ़ादियत रखी है, ठीक है? तो इसमें कुछ ऐसी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि आपके इम्यूनिटी पे काम कर रहे होते हैं जाके, ठीक है? इसके अलावा हल्दी वाला दूध आप पिएँ, इसमें भी कुछ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और भी कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो ये आपके इम्यून को बूस्ट भी करेंगे, आपकी हाइड्रेशन को भी अच्छा रखेंगे और आप इस बीमारी से जल्द लड़ने में भी ताकत देगी आपको। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन-सी होम बेस्ड चीज़ें हैं या ऐसे और सी कौन-सी हर्ब्स हैं जो काम करेंगी पूरे इस वायरल फ़ीवर को ख़त्म करने में या मैं कहूँ कि वायरल इन्फेक्शन को ख़त्म करने में। सबसे पहले हम 4 चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं, वो है सबसे पहले फ़ीवर यानी कि बुखार, दूसरी चीज़ है आपकी इम्यूनिटी बूस्टर यानी कि आपकी बॉडी के अंदर की कितनी कुव्वत-ए-मुदाफ़ियत है, ठीक है? तीसरी चीज़ है आपके प्लेटलेट्स और चौथी चीज़ ये है कि आपकी बॉडी की अपनी रिकवरी, आप कितने टाइम में रिकवर हो जाएँगे, उन सब चीज़ों पे हम बात करते हैं। तो जैसे मैंने बुखार की बात की सबसे पहले, तो इसमें ऐसी कौन-सी हर्ब्स हैं और वो 2 हर्ब्स ये हैं कि खाकसी और गिलू, आपने सुना होगा इन दोनों के नाम या किसी ने गिलू सुना होगा तो किसी ने खाकसी सुना होगा। इनकी इनको क्या करना है, अगर हम इनको कॉम्बिनेशन में लें तो इनका इतना ज़बरदस्त एंटीबायोटिक यानी कि फ़ीवर को इरेडिकेट करने में इतना ज़बरदस्त इनका रोल है। आपने करना ये है कि आपने एक जो है गिलू की लकड़ी लेनी है और जो है चौथाई चम्मच के करीब आपने खाकसी, 1 गिलास पानी में खाकसी का जो पाउडर मिल जाता है, 1 गिलास पानी में आपने मिला के उसका जोशांदा बना के इतना पका लेना है कि वो आधा कप रह जाए, ठीक है? उसको ठंडा पका के ठंडा करके और वो आपने पेशेंट को पिलाना है। बच्चों में इसकी डोज़ेज और ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है? हाफ़ हो जाएगी बिल्कुल। लोग बोलेंगे कि भई ये तो कहाँ से मिलेगा? ये क्या ऐसी चीज़ बता दी इतनी मुश्किल से? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको बेसिकली नॉर्मली पंसार की दुकान से ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। दूसरी चीज़ पे हम बात करते हैं, वो है आपकी इम्यूनिटी बूस्ट। इम्यूनिटी बूस्ट बहुत सारी तरीकों से हो सकती है। आप अपना हाइड्रेशन लेवल अच्छा रखेंगे, जैसे मैंने बताया कि इसमें आप अगर अनार का जूस 1 गिलास पी रहे हैं, बहुत से लोगों से ऐसा हो सकता है कि अनार उन्हें खट्टा लगता है, नहीं पिया जाता। तो आप उसको थोड़ा-सा डाइल्यूट कर लें पानी के साथ, लेकिन आपने लेना लाज़मी है। इसके साथ आपने सेब का जूस 1 गिलास अगर ले रहे हैं, तो उसमें एक पूरा नींबू निचोड़ेंगे। अगर किसी को खट्टा लगता है, तो वो आधा नींबू भी निचोड़ सकते हैं। बात ये है कि आपने बॉडी तक वो चीज़ उसकी पहुँचानी है। हम ओआरएस ले सकते हैं, मैंने ओआरएस बनाने का भी तरीका बताया आपको कि वो ये सारी इसमें ऐसी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं या अगर आप हल्दी वाला दूध भी साथ में ले रहे हैं, ठीक है? टर्मरिक में भी हमारे बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी पे जाके फ़ौरन असर करते हैं और इम्यून बूस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? तीसरी चीज़ पे हम बात करते हैं वो प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में सबसे अच्छा जो रोल अभी तक देखा गया है वो है पपाया के लीव्स का, पपीते के पत्तों का। उसको आप अच्छी तरीके से धो के, सुखा के उसको पीसें। वो ऐसे नहीं पीसते आराम से, तो आप उसमें थोड़ा-सा मामूली सा पानी डाल के इतना पीसें कि वो पिस के उसका अर्क निकल सके। उसमें आपने अर्क निकालना है, अगर इतना सा पपैये का पानी यानी कि 2 से 3 चम्मच, तो उसमें आपने आधा पूरा नींबू ना डाल के उसको मिक्स करके वो पेशेंट को पिलाना है, ठीक है? और आप ऐसे भी पिला सकते हैं, दोनों तरीके हैं। अब बात करते हैं बॉडी की अपनी रिकवरी। बॉडी अपना टाइम लेगी सेट होने में, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो डिज़ीज़ है या ये जो बीमारी है, ये बहुत टाइम लगाती है जाने में, ठीक है? आपको इवन आपका टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा हो, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी हड्डियों में ताकत नहीं होती या आपको ऐसे लगता है कि बस भई कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा खाने-पीने में भी। तो बॉडी अपना टाइम लेगी, आपने ये सारी चीज़ों को फ़ॉलो करना है, डाइट अपनी अच्छी रखनी है, हाइड्रेशन को मेंटेन करना है और इम्यून को बूस्ट करना है। अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे,
तो इन सब चीज़ों से आप मतलब बॉडी रिकवरी में जाएगी और आप इस बीमारी से लड़ सकेंगे। अब हम बात करते हैं कि अमूमी तौर पे जैसे मैंने बताया कि ब्रीडिंग इसकी साफ पानी में होती है, ठहरे हुए पानी में होती है, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं? आपने करना ये है कि आप जब भी बाहर जाएँ, आपने लॉन्ग स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं और पूरे फुल ट्राउज़र्स पहनने हैं। छोटे-छोटे कपड़े नहीं पहनने जिससे आपके वहाँ पे डेंगू मच्छर के काटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप बाहर निकलें या घर में रहें, दोनों तरीके से आपने ये करना है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी ऐसे मॉस्किटो रिपेलेंट्स या स्प्रेज़ कह लूँ या क्रीम्स आ गई हैं, आजकल तो इतनी डिफ़रेंट फ़ॉर्म हो गई हैं, वो आपने ज़रूर लगाना है घर में भी और आप जब बाहर जाएँ स्पेशली तब भी आपने लगाना है, ठीक है? कोशिश करें कि अपने घर के खिड़की दरवाज़े बंद रखें या उसमें ब्लाइंड्स आते हैं वो आप उससे कवर रखें और अपने इर्द-गिर्द को आपने साफ रखना है, जमा नहीं होने देना पानी कहीं पे भी। कोई भी जैसे-जैसे मैंने चीज़ें बताई गमलों में पानी रह जाता है या बाहर गली में पड़ा है, अपने इर्द-गिर्द को आप जितना साफ रखेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा डिफरेंट कॉइल्स आ जाती हैं या लोग लोबान भी जलाते हैं, तो वो मॉस्किटो कॉइल्स आपने जलानी है और पूरे घर में उसका धुआँ देना है। और आजकल तो इस डिफरेंट सोसाइटीज़ में इस तरह भी हो रहा है कि पूरी कम्युनिटी में इस तरह के धुएँ जो वो फैलाए जाते हैं जिसमें बेसिकली कोई ना कोई चीज़ शामिल होती है और वो आपके लिए ज़रूरी है। हमें लगता है कि भई ये क्या शुरू हो गया है, ऐसा नहीं है। वो आप सबके लिए ज़रूरी है और अगर आप इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करें, मुझे यकीन है कि आप इस डेंगू वायरल इन्फेक्शन से बिल्कुल बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे हम अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बात करते हैं कि हिजामे का रोल बहुत अच्छा होता है चीज़ों में। इसमें डेंगू वायरल इन्फेक्शन में हमें हिजामा करवाना चाहिए या नहीं? एक दिमाग में सवाल आता है कि भाई करवाएँ या नहीं करवाएँ? तो जब आपका फ़ीवर एक्टिव हो, यानी कि आपका फ़ीवर है और आप सोच रहे हैं कि उसमें हिजामा करवा लें तो ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्टिव चीज़ों में हिजामा काम नहीं करता और आप बुखार की स्टेज में अगर हमारे पास आ रहे हैं तो वो बिल्कुल भी मैं उस पे मना करती हूँ कि नहीं करवाना चाहिए। हाँ, हिजामा काम करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन जब आप इस स्टेज ऑफ पीरियड से निकल जाएँगे तब हिजामा काम करेगा। तो हमें करना ये है कि जब आपको लगे कि भई 10-15 दिन गुज़र गए या आप इस इन्फेक्शन से बाहर आ रहे हैं, आपको लगे आपकी बॉडी अभी भी वीक है, तो इम्यून को बूस्ट करने के लिए, सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए या डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ताकि नए सेल्स प्रोड्यूस हो बॉडी में, तब आप हिजामा बिल्कुल करवा सकते हैं इसमें। तब बिल्कुल करवाया जा सकता है, लेकिन एक्टिव बुखार में हिजामा नहीं करवाया जा सकता और मना किया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें बखूबी समझ आ गई होंगी, लेकिन अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी ऐसी है जो आपको लगता है कि भई हमें पूछनी चाहिए, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं और अगर आप कोई टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमें उस टॉपिक का नाम भी बताइए, हम उसमें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है? कोई भी ऐसी चीज़ और आप हमारे क्लिनिक में भी आके विज़िट कीजिए, सारी चीज़ों की आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दी जाएगी, पेज का लिंक भी आपको नीचे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जब तक अपनी सेहत का ख़्याल रखें और अपने आप से प्यार करते हैं। इंशाल्लाह आऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।